हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ ही देर में आदि आलिया के घर के बाहर गाड़ी रोकता है। तो आलिया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। फिर उसने आदि की तरफ देखकर कहा, ख्याल रखना अपना और अध्वी का। तो आदि हाँ में सिर हिला देता है और फिर आलिया वहां से घर के अंदर चली जाती है और आदि अपनी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के लिए दौड़ा देता है। कुछ ही देर में आदि घर पहुंच जाता है और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। उसे बार आलिया का चेहरा याद आ रहा था, उसका आलिया के गले लगकर रोना और आलिया का उसे संभालना, यही सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। थोड़ी ही देर में आदि को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी तृषा उन्हें बाहर जाती हुई दिखाई देती है। तो रुद्र सार्थक को कुछ इशारा करता है, तो सार्थक रुद्र का इशारा समझकर अपना सिर हाँ में हिला देता है और वहां से उठकर तृषा के रूम की तरफ चला जाता है। सार्थक तृषा के रूम में पहुंचकर छानबीन करने लगता है, तो उसके हाथ एक पैकेट लग जाता है। उस पैकेट को देखकर सार्थक ने खुद से कहा, ये क्या है, और उस पैकेट को अपनी पॉकेट में रखते हुए कहता है, जो भी चेक करवा लेंगे। तृषा के रूम में उसे और कुछ ऐसा नहीं मिलता जो उसके खिलाफ हो। थोड़ी देर बाद सार्थक वहां से सबके पास पहुंच जाता है। तो प्रथम ने इशारे से पूछा तो सार्थक ना में सिर हिला देता है। अद्विका जो काफी देर से उन लोगों को नोटिस कर रही थी, उसने मासूमियत से कहा, आप लोग क्या इशारे इशारे में बात कर रहे हो। अद्विका के पूछने पर सार्थक और प्रथम सकपका जाते हैं और फिर प्रथम ने मुस्कराते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चा, हम तो बस ऐसे काम के बारे में बात कर रहे थे। प्रथम की बात सुनकर अद्विका कुछ नहीं बोलती चुपचाप बैठ जाती है। तभी रुद्र ने कहा, तुम जाओ आराम करो, हम ऑफिस जा रहे हैं। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, प्लीज आज ऑफिस मत जाइए। तो रुद्र ने कहा, लेकिन क्यों। तो अद्विका ने कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। तभी प्रथम ने कहा, रुद्र तू आज ऑफिस मत आ, हम संभाल लेंगे। तो रुद्र हाँ में सिर हिलाकर अद्विका को लेकर रूम में चला जाता है और बाकी सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सार्थक और प्रथम एक ही गाड़ी में थे। तभी सार्थक ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तृषा के रूम में ये पैकेट मिला, देखने में ये ड्रग लग रहा है, एक बार हमें चेक करवा लेना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, ठीक है, तू इसे लैब भेज देना और हाँ, तृषा के बैंक डिटेल कॉन्टेक्ट और वो किसके टच में है, हमें ये भी पता करना है। तो प्रथम ने कहा, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। वैसे भी मैंने उसके पीछे अपना आदमी लगा रखा है जो उसके पल पल की खबर हमें देता रहेगा। तभी प्रथम ने कहा, वैसे आज हमारी एक मीटिंग, तो तुम जाकर उसे अटेंड कर लेना, हम ऑफिस में जो मीटिंग उसे हैंडल कर लेंगे। तो सार्थक ने कहा, ओके। और फिर कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। सार्थक उस पैकेट को अपने एक आदमी के हाथों लैब में भिजवा देता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को सार्थक को क्लब जाना था क्योंकि उसकी मीटिंग वहीं थी। सार्थक क्लब के लिए निकल जाता है। सार्थक अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद उनमें से एक फीमेल क्लाइंट ने सार्थक को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, मिस्टर खन्ना ये लीजिए, डील होने की खुशी में हम थोड़ा सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। तो सार्थक भी बिना कुछ सोचे समझे मुस्कराकर ड्रिंक ले लेता है और पी जाता है। ये देखकर उस लड़की के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। ड्रिंक पीने के बाद सार्थक को कुछ अजीब फील होने लगता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसे ड्रग दिया गया है। वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सार्थक ने अपने गार्ड को बुलाकर कहा, मेरे लिए रूम बुक करो अभी फास्ट। तो गार्ड उसकी बात सुनकर जल्दी से रूम बुक करने के लिए चले जाते हैं। तभी उस लड़की ने सार्थक के पास आकर बेशर्मी से कहा, रूम बुक करने की जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना, आप मेरे साथ मेरे रूम में चल सकते हैं। आई प्रॉमिस आपकी ये रात यादगार बना दूंगी। तो सार्थक ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे और तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा, समझी तुम। अब तक सार्थक के गार्ड भी वहां आ गए थे।
तो सार्थक उन गार्ड के साथ अपने रूम में चला जाता है। सार्थक के जाने के बाद उस लड़की ने खुद से कहा, तुम ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकते, मैंने तुम्हें ऐसा ड्रग दिया है जिसका असर बहुत खतरनाक होता है और तुम्हें इतनी बेचैनी होगी कि उसे कम करने के लिए तुम मुझे खुद अपने पास बुलाओगे। सार्थक ने अपने गार्ड से कहा, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए वरना तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। तो गार्ड हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं सार्थक रूम में जाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। इस वक्त उसकी बॉडी किसी आग की भट्टी की तरह तप रही थी। सार्थक इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा हुआ था। पानी का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं बाहर खड़े एक गार्ड ने कहा, यार चल ना हम चिल करके आते हैं, वैसे भी बॉस के रूम में कोई नहीं जा रहा। तो दूसरे गार्ड ने मना करते हुए कहा, नहीं तू पागल है, बॉस ने मना किया है, अगर गलती से भी रूम में कोई चला गया तो बॉस हमें जिंदा गाड़ देंगे। तो पहले वाले गार्ड ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अगर तुझे नहीं जाना तो तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो गार्ड वहां से चला जाता है। तो दूसरे गार्ड ने कहा, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। और वो गार्ड वहीं खड़ा रहता है। अनकंडीशनल लव। वो गार्ड सार्थक के रूम के बाहर खड़ा था। कुछ देर खड़े रहने के बाद उसने खुद से कहा, ये कहाँ रह गया, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो गार्ड वहां से वॉशरूम चला जाता है। जब वो गार्ड वॉशरूम चला जाता है तब एक लड़की नशे में झूमते हुए सार्थक के रूम में चली जाती है। उस लड़की ने वाइट कलर की एक वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की रूम में आकर सबसे पहले अपनी ड्रेस की जिप खोलने लगती है। तभी सार्थक भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तभी सार्थक की नज़र उस लड़की पर जाती है तो सार्थक को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे ड्रिंक दी थी। तो सार्थक ने उसके पास जाकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सार्थक की नज़र उस लड़की के फेस पर जाती है तो उसके चेहरे पर ही थम जाती है। उसका वो मासूम चेहरा चांद की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। सार्थक तो एकटक उस लड़की के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसकी वो नशीली आंखें, उसके वो गुलाबी होठों सार्थक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वो लड़की अपनी नशीली आंखों से सार्थक को ही देखे जा रही थी। उसने सार्थक को देखकर कहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़? मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने मुझे ड्रग दिया है जिससे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। सार्थक का नशा भी उस पर हावी हो रहा था। तो सार्थक ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। अब तक सार्थक की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसका खुद पर से कंट्रोल छूटता जा रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, मैं नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो सार्थक ने उसके करीब जाते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ भी कोई सेफ नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप अकेले भी तो हैं, लेकिन वो 3 लोग हैं और वैसे भी मुझे आपके साथ सेफ फील हो रहा है। तो सार्थक ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे जो होगा उसका जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकती क्योंकि मुझे भी किसी की जरूरत है। इतना बोलकर सार्थक अपने होठों को उस लड़की के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो लड़की भी सार्थक का पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस कर रहे थे। फिर सार्थक उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। इस बीच भी दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। सार्थक उस लड़की को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सार्थक की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिससे उस लड़की के हाथ सार्थक को अपनी चेस्ट पर फील हो रहे थे। तभी सार्थक अपने हाथों को उसकी ड्रेस की जिप की तरफ ले जाता है और उसकी ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब वो लड़की सार्थक के सामने इनविया में थी। उस लड़की का फिगर एकदम परफेक्ट था जो सार्थक को और भी ज्यादा पागल कर रहा था। सार्थक उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके क्लीवेज तक आ गया था और उसे किस करते हुए वहां बाइट भी कर लेता है, जिससे उस लड़की की आह निकल जाती है। धीरे धीरे सार्थक उसके पेट पर आ गया था और वहां किस करने लगता है, जिससे उस लड़की को गुदगुदी हो रही थी और वो पलट जाती है।
अब सार्थक के सामने उसकी खुली हुई पीठ थी। सार्थक उसकी पीठ पर अपने होठ चलाने लगता है और अपने दांतों से उसकी ब्रा को भी निकालकर फेंक देता है और उसे अपनी तरफ पलट लेता है। सार्थक की नज़र उसकी चेस्ट पर थम सी गई थी। वो उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। सार्थक उसकी चेस्ट को किस करते हुए काट भी रहा था, जिससे उसकी पूरी चेस्ट पर लव बाइट के निशान अच्छे से नजर आ रहे थे। वहीं उस लड़की की सिसकियां निकल रही थीं। अब सार्थक अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। उसने उस लड़की के बचे हुए कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग कर दिए थे और अपनी टॉवल को निकालकर भी फेंक दिया था। सार्थक बिना किसी वार्निंग के उस लड़की की बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सार्थक ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, आर यू वर्जिन? तो वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है तो सार्थक के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर लगभग 2 घंटे तक उस रूम में उस लड़की की सिसकियां गूंजती रहती है। जब दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे को बाहों में सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह जब उस लड़की की नींद खुलती है तो उसे अपनी कमर पर कोई भारी चीज महसूस होती है और सिर में तेज दर्द भी हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके कॉलेज के लड़कों ने उसे ड्रिंक दी थी, जिसे पीने के बाद उसे अजीब सा फील हो रहा था और फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की एक झटके में अपनी आंखें खोल देती है। उसे अपनी बॉडी में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। फिर वो धीरे से कंबल उठाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और चेस्ट पर काफ़ी सारे लव बाइट बने हुए थे। ये देखकर वो लड़की हड़बड़ा कर उठ जाती है। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ओ नो छवि, ये सब क्या हो गया? कहीं इन तीनों में से किसी के साथ तो नहीं? तभी उसकी नज़र बगल में लेटे सार्थक पर जाती है, जिसका फेस दूसरी तरफ था, तो उसने खुद से कहा, ये तो उन छछूंदर जैसा नहीं लग रहा। फिर वो बेड से धीरे से खड़ी होकर अपने कपड़े पहन लेती है। तभी उसकी नज़र सार्थक के हैंडसम से फेस पर जाती है, तो उसने खुद से कहा, ये तो किसी हीरो से कम नहीं है। तभी उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, छवि जल्दी से भाग यहाँ से, इसे देखकर लग रहा है ये काफ़ी अमीर है और इसे ये जरूर लग रहा होगा कि मैंने पैसों के लिए इसे फंसाने की कोशिश की है। फिर ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इस बॉडी बिल्डर के सामने मैं तो एक छोटी सी चूहिया हूँ। और फिर छवि सार्थक के रूम में से भाग जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो उसके सामने बॉडीगार्ड खड़े थे, तो वो उन्हें देखकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। वहीं दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। अनकंडीशनल लव। वहीं अगली सुबह सार्थक की नींद खुलती है तो वो अपनी बगल में देखता है, जहां कोई नहीं था। ये देखकर सार्थक की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। तभी सार्थक ने बेड की खाली साइड देखकर कहा, कौन थी वो और कहाँ गायब हो गई? कहीं भी गई हो मैं उसे ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर सार्थक उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सार्थक अपने गॉड के सामने खड़ा था। उसने अपने गॉड को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम दोनों के होते हुए वो लड़की मेरे रूम में कैसे पहुंची, लेकिन शाम तक मुझे वो लड़की अपने सामने चाहिए। अगर तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो इस दुनिया में तुम्हें भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सार्थक की बात सुनकर गॉड हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सार्थक वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं घर पर आज अद्विका पहले से बेहतर लग रही थी, तो रुद्र भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, आप कब तक आ जाओगे? तो रुद्र ने अद्विका के पास आकर कहा, शाम तक आ जाऊंगा। तो अद्विका ने कुछ नहीं कहा, तुम ऐसे मुंह क्यों लटका रही हो? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, शाम को वापस आ जाऊंगा, तो मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। तो अद्विका ने कहा, मैं मुंह नहीं लटका रही। तो रुद्र ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, वो तो दिख रहा है। फिर उसने अद्विका के होठों पर सॉफ्ट किस करते हुए कहा, तुम्हारा मन करे तो गार्डन में जाकर घूम लेना या फिर पेंटिंग कर लेना, लेकिन ज्यादा भारी काम मत करना, ओके? तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। तो रुद्र प्यार से अद्विका के माथे पर किस करके बाहर चला जाता है। वहीं ऑफिस में सब लोग रुद्र की कैबिन में थे।
तभी सार्थक ने रुद्र के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, ये फाइल देख लेना, इसमें तृषा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी आदि ने सार्थक की गर्दन को देखकर कहा, सार्थक भाई कल आप किसी लड़की के साथ थे क्या? आदि के ऐसे अचानक सवाल पूछने पर सार्थक हड़बड़ा जाता है। फिर सार्थक ने आदि की तरफ देखकर कहा, क्यों अचानक से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो आदि ने सार्थक की शर्ट को थोड़ा नीचे करते हुए कहा, क्योंकि आपकी गर्दन पर लव बाइट बने हुए हैं। आदि की बात सुनकर सार्थक ने आदि से अपनी शर्ट छुड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आदि ने सार्थक की शर्ट खींचते हुए कहा, मुझे देखना है, देखने दीजिए। आदि के खींचने पर सार्थक की शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट जाते हैं, जिससे सार्थक की चेस्ट साफ दिखाई देने लगती है और उसकी चेस्ट पर बने लव बाइट भी। उन लव बाइट को देखकर आदि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं बाकी लोग भी हैरानी से सार्थक को देख रहे थे और सार्थक तो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। तभी प्रथम ने सार्थक से कहा, तू कल क्लब गया था और रात को भी घर नहीं आया। इसका मतलब कल तू किसी लड़की के साथ था। कौन थी वो? क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में हमें नहीं पता? तो सार्थक ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं भी उस लड़की को नहीं जानता। कल रात मुझे उस समीक्षा ने ड्रग दिया था, जिस वजह से मैं होश में नहीं था और तभी वो लड़की मेरे रूम में आई थी। उसके बाद मैं उसके साथ फिजिकल हो गया और जब सुबह नींद खुली तो वो वहाँ नहीं थी। तभी प्रथम ने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत, वैसे उसने तुझे ड्रग दिया क्यों? तुझे फंसाने के लिए। तो सार्थक ने कहा, पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हुई और वो लड़की मेरे रूम में आ गई। तो अभीक ने सोचते हुए कहा, हो सकता है कोई तुझे फंसाना चाहता हो, और आजकल ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि उनका यही काम होता है। तो सार्थक ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लड़की उन लड़कियों की तरह थी। तो प्रथम ने कहा, और तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? तो सार्थक ने कहा, मुझे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है। वो लड़की भी नशे में थी और किसी से बचते हुए मेरे रूम में आई थी। मैंने उसे जाने के लिए बोला था लेकिन वो गई नहीं। तो प्रथम ने कहा, चल छोड़ ये सब, 1 नाइट स्टैंड समझकर भूल जा। फिर प्रथम ने हंसते हुए कहा, लेकिन हाँ, अब तू वजन नहीं रहा, ये मत भूलना। तो सार्थक ने धीरे से कहा, वो भी वजन थी। सार्थक की बात सुनकर प्रथम ने हैरानी से कहा, क्या? तो सार्थक हाँ में सिर हिला देता है। फिर सार्थक ने कहा, मैं अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए कहा है, शाम तक वो मेरे सामने होगी और जो कुछ भी हुआ उससे उस बारे में बात करूंगा। तो प्रथम ने कहा, हाँ सही है, पूछ लेना कहीं उसे किसी ने भेजा तो नहीं था। तो सार्थक हाँ में सिर हिला देता है। तभी रुद्र ने कहा, और हाँ, मिस समीक्षा को हमारे प्रोजेक्ट से निकालो और उसे उसके किए की सजा दो, ताकि वो दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। तो सार्थक हाँ में सिर हिला देता है और फिर सब अपनी अपनी कैबिन में चले जाते हैं। और फिर रुद्र सार्थक की दी हुई फाइल पढ़ने लगता है। उस फाइल को पढ़कर रुद्र ने गुस्से में कहा, मुझे पता था कि तुम्हारा उस औरत से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, और मुझे पूरा यकीन है तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है। बस लैब से उस ड्रग की रिपोर्ट आ जाए, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर रुद्र उस फाइल को गुस्से में बंद कर देता है और अपना सिगार निकालकर खिड़की के पास जाकर खड़े होकर उसे पीने लगता है। अनकंडीशनल लव। शाम को सब घर वापस आते हैं तो देखते हैं सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे, और सबके साथ तृषा भी आज वहीं थी, वरना तो ऐसा बहुत कम होता था कि तृषा सबके साथ बैठकर बातें करे। तृषा अद्विका से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी प्यारी अद्विका तो पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी, तो उससे दोस्ती करना दूर की बात थी। रुद्र को देखकर अद्विका ने कहा, आज आप इतना लेट क्यों आए हो? तो रुद्र ने कहा, मैं तो टाइम पर ही आया हूँ। तो अद्विका ने कहा, नहीं, आज आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। मैं आपका पिछले 15 मिनट से वेट कर रही हूँ। सब लोगों को आज अद्विका में रुद्र की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसे ही किसी के लेट होने पर रुद्र गुस्सा करता था, आज अद्विका खुद उस पर गुस्सा कर रही थी। तो रुद्र ने कहा,
ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। तभी अद्विका ने खड़े होते हुए कहा, चलिए पहले आप चेंज कर लीजिए फिर हम गार्डन में चलेंगे। और फिर अद्विका रुद्र के साथ रूम में चली जाती है। प्रथम प्राची भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं मुक्ति अभीक को इग्नोर करके किचन में चली जाती है। अभीक को मुक्ति का यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। सार्थक आज यहाँ नहीं आया था, वो अपने अपार्टमेंट पर गया हुआ था, जहां उसके बॉडीगार्ड छवि को लेकर पहुंच गए थे। सार्थक सीधा जाकर छवि के सामने सोफे पर बैठ जाता है और गार्ड को वहां से जाने का इशारा कर देता है तो गार्ड चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वहीं छवि सिर झुकाए बैठी हुई थी। तभी सार्थक ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो छवि ने वैसे ही सिर झुकाकर कहा, छवि मिश्रा। तो सार्थक ने फिर से कहा, तुम कल मेरे रूम में क्या कर रही थी? क्या तुम्हें किसी ने मेरे साथ सोने के लिए भेजा था या फिर तुम अपनी मर्जी से आई थी? तो छवि ने अपना सिर ऊपर करके कहा, वो कल मेरी दोस्त का बर्थडे था तो उसने पार्टी दी थी तो मैं भी वहां चली गई, लेकिन मेरे ही कॉलेज के कुछ लड़कों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और मुझे नशा हो गया। वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे, तो मैं उनसे भाग रही थी और गलती से आपके रूम में पहुंच गई। मुझे किसी ने नहीं भेजा था, मैं सच बोल रही हूँ। छवि बोले जा रही थी। वहीं सार्थक की नज़र छवि के चेहरे पर थी। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। उसे छवि के हिलते हुए गुलाबी होठ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ देर बाद छवि चुप हो जाती है। तभी सार्थक ने कहा, कल रात तुम मेरे साथ फिजिकल हुई थी, तुम्हें उस बात का कोई गिल्ट नहीं है कि तुम एक अनजान आदमी के साथ सो चुकी हो? तो छवि ने कहा, है, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि मेरा रेप नहीं हुआ, जो कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ। अगर वो लोग मुझे ले जाते तो मैं जीते जी मर जाती। तो सार्थक ने कहा, कौन थे वो लोग? क्या तुम मुझे उनके नाम बता सकती हो, ताकि मैं उन्हें अच्छे से सजा दिलवा सकूं? तो छवि ने कहा, वो मेरे कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ सर, पहले से ही काफ़ी लेट हो गया है, मेरी माँ परेशान हो रही होंगी। तो सार्थक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी मेरे अपार्टमेंट में। तो छवि ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे घर जाना है, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। तो सार्थक ने कहा, कल रात तुम मेरा रेप करके मुझे अकेले छोड़कर भाग गई थी, उसकी सजा है ये तुम्हारी। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो उन्हें मेरे आदमी ले आएंगे, क्योंकि अब से तुम और तुम्हारी माँ यहीं रहेंगी, क्योंकि कल रात के बाद तुम सिर्फ मेरी हो और मैं अपनी किसी भी चीज़ को खुद से दूर नहीं जाने देता। तो इसीलिए आज से तुम यहीं रहोगी। और हाँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि कल रात के बाद ना ही मैं किसी और लड़की के करीब जा सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और के करीब जाने दूंगा। तो अच्छा यही होगा कि हम शादी कर लें। अब तक सार्थक छवि की मां को लेकर भी वहां आ गए थे। छवि की मां की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी और वो एक सीधी साधी औरत थी। छवि की मां ने छवि के पास आकर कहा, छवि बेटा, ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और तू यहाँ क्या कर रही है? तभी सार्थक ने कहा, क्योंकि आज से आप यहीं रहेंगी माँ जी, आपकी बेटी को जॉब मिल गई है और ये घर कंपनी की तरफ से रहने के लिए मिला है। सार्थक की बात सुनकर छवि की मां ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर उन्होंने घर को देखते हुए कहा, और ये घर भी काफी खूबसूरत है। अपनी मां की बात सुनकर छवि ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा देती है। तभी सार्थक ने कहा, अब से आप यहीं रहेंगी, यही आपका घर है। तो छवि की मां ने सार्थक को देखते हुए कहा, वैसे बेटा तुम कौन हो? तो सार्थक ने कहा, मैं आपकी बेटी का बॉस हूँ, ये मेरी ही कंपनी में जॉब करती है। तो छवि की मां ने कहा, अच्छा, तो तुमने मेरी बेटी को नौकरी दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वरना पता नहीं हमारी जिंदगी कैसे कटती। घर खर्च के लिए छवि के पापा की पेंशन ही थी और हमारे घर में कोई ऐसा भी नहीं था जो कमा सके। तभी छवि ने अपनी मां से कहा, मां आप जाइए, घर देख लीजिए। तो उसकी मां मुस्कराकर वहां से चली जाती हैं। तभी छवि ने सार्थक से कहा, आपने मेरी मां से झूठ क्यों कहा? मैं कौन सा आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ?
तो सार्थक ने कहा, तो क्या कहता तुम्हारी माँ से मैं उनका होने वाला दामाद हूँ और वो खुशी खुशी मुझे गले लगा लेती है ना। तभी छवि ने कहा, सर आप क्यों कर रहे हैं ये सब, आपको तो कोई आपके स्टेटस की लड़की मिल जाएगी, मेरी औकात तो आपके घर के सर्वेंट जितनी भी नहीं है, तो प्लीज आप मुझे भूल जाइए। तो सार्थक ने गुस्से में कहा, मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके करीब मैं गया हूँ और तुम ही आखिरी भी होगी, समझी, तो चुपचाप यहाँ रहो, तुम्हारी जरूरत की चीजें यहाँ पहुँच जाएंगी। इतना बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अनकंडीशनल लव। वहीं दूसरी तरफ अद्विका बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, वो रुद्र को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। और ये बात रुद्र भी अच्छे से नोटिस कर रहा था। इस वक्त वो लोग डिनर करने के बाद गार्डन में आ गए थे। तभी रुद्र ने अद्विका को वहां रखी बेंच पर बैठाते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? तो अद्विका ने कहा, हाँ अब मैं पहले से ठीक हूँ। तो रुद्र ने कहा, तो फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, कल से देख रहा हूँ तुमने मुझे 1 मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दिया है, यहाँ तक कि आज ऑफिस भी नहीं जाने दे रही थी, और जहाँ जाता हूँ तुम मेरे साथ चलती हो, कुछ हुआ है क्या? तो अद्विका ने रुद्र से कहा, क्यों आपको मेरा आपके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा? अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारा मेरे पास रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। जान, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मुझे भी पता है जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं बेबी से भी ज्यादा बेबी की मम्मा से प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। तो अब से ये हरकतें करना बंद कर दो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका मासूमियत से हमें सिर हिला देती है। तभी रुद्र ने कहा, अब रूम में जाकर आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। तो हाँ में सिर हिलाकर रूम की तरफ चली जाती है। वहीं रुद्र स्टडी रूम में चला जाता है। अब तक सार्थक भी आ चुका था। सब लोग स्टडी रूम में पहुंच चुके थे। तभी रुद्र ने सार्थक से कहा, लैब से रिपोर्ट आई? तो सार्थक ने कहा, हाँ रुद्र, रिपोर्ट आ गई है, और हमारा शक सही था, वो ड्रग अद्विका को दिया गया था जिस वजह से उसका बच्चा नहीं रहा। और हाँ एक और बात, वो ड्रग काफी खतरनाक था, अगर वो थोड़ी और मात्रा में उसे दिया जाता तो वो शायद फिर कभी मां नहीं बन पाती। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, मैं उस तृषा को छोड़ूंगा नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अद्विका को चोट पहुंचाकर अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आदि ने कहा, भाई हम करने क्या वाले हैं? तो रुद्र ने गुस्से में कहा, उसे आज रात उठाओ और अपने ठिकाने पर ले जाओ। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता, अगर वो यहाँ कुछ दिन और रही तो अद्विका के लिए और बाकी सब के लिए भी खतरा है। तो सार्थक ने कहा, डोंट वरी, आज ही हम उसे अपने ठिकाने पर पहुंचा देंगे और वहां उसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी प्रथम ने सार्थक से कहा, सार्थक ये बता, क्या तुझे वो लड़की मिल गई जिसे तूने अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेजा था? तो सार्थक ने कहा, हाँ, और आज से वो मेरे अपार्टमेंट में रहेगी और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ। सार्थक की बात सुनकर प्रथम ने कहा, 1 मिनट भाई, तू इतनी जल्दी शादी के फैसले पर कैसे पहुंच गया? क्या तू उस लड़की को जानता है और क्या अंकल आंटी को पता है? तो सार्थक ने कहा, मैंने उसके बारे में सब पता कर लिया है और मॉम डैड को भी बहुत जल्द बता दूंगा, और शायद मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया है। तो प्रथम ने कहा, औक, तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ हैं, लेकिन प्लीज शादी करने से पहले अंकल आंटी को जरूर बता देना, क्योंकि हम पहले से ही अभी की शादी को छिपाने में लगे हुए हैं, और अगर तूने भी बिना बताए शादी कर ली तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो सार्थक ने कहा, डोंट वरी यार, मैं मॉम डैड को बताकर ही शादी करूंगा। तो प्रथम ने कहा, गुड, और फिर सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सार्थक ने तृषा के रूम में जाकर देखा तो तृषा वहां नहीं थी। तो उसने अपने आदमियों से पता किया तो तृषा इस वक्त क्लब गई हुई थी। तो सार्थक उन्हें तृषा को किडनैप करने के लिए बोल देता है और वहां से चला जाता है।
वहीं सार्थक के आदमी सार्थक के कहने पर तृषा को किडनैप करके उसके ठिकाने पर ले जाते हैं। तृषा को एक चेयर पर बैठाया हुआ था और उसके फेस को काले कपड़े से ढका हुआ था। तृषा खुद को छोड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। तृषा को उठाने के बाद सार्थक के आदमी उसे मैसेज कर देते हैं। उस मैसेज को देखकर सार्थक के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी अपने रूम जाकर आराम से लेट जाता है। वहीं अभीक के रूम में मुक्ति वॉशरूम से बाहर आती है। वैसे ही अभीक उसे गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ चल देता है। अभीक के ऐसा करने पर मुक्ति ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए। तो अभीक ने कहा, ऐसे कैसे, शाम को तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, अब तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी ताकि तुम मुझे फिर कभी इग्नोर ना कर सको। और फिर अभीक मुक्ति को ले जाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अभीक को देखकर मुक्ति की सांसें उसके हलक में ही अटक गई थीं। तो अभीक ने मुक्ति के फेस को देखकर कहा, क्या हुआ बेबी, को डर लग रहा है? लेकिन ये तो तुम्हें मुझे इग्नोर करने से पहले सोचना चाहिए था। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बिना वक्त गंवाए मुक्ति के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अभीक काफी पैशनेटली मुक्ति को किस कर रहा था। वहीं मुक्ति तो बस चुपचाप लेटी हुई थी, वो अभीक को उसकी मनमानी करने दे रही थी। जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो अभीक के कंधों पर मारने लगती है। तो अभीक मुक्ति से अलग होते हुए उसके होठों को काट लेता है। अभीक के काटने पर मुक्ति की आह निकल जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। वहीं अभीक मुक्ति को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनकंडीशनल लव। अगली सुबह सब लोग जल्दी रेडी होकर घर से निकल जाते हैं। वो लोग जहां तृषा को रखा गया था वहां जा रहे थे। आज रुद्र को तृषा को उसके किए की सजा जो देनी थी। आधे घंटे में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां तृषा को रखा गया था। तृषा को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था। वो चिल्लाते हुए ही उसी चेयर पर बैठी बैठी सो गई थी। तभी रुद्र के इशारे पर एक आदमी पानी की बाल्टी लाकर उसके ऊपर उड़ेल देता है, जिससे तृषा हड़बड़ा कर उठ जाती है। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है को मुझे यहाँ लेकर आया है? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रुद्र अपने एक आदमी को इशारा करता है तो वो आदमी तृषा के फेस से वो कपड़ा हटा देता है। जब तृषा अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं, क्योंकि रुद्र तृषा के सामने एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। रुद्र को देखकर तृषा ने कहा, रुद्र मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाया गया है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रुद्र ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अपनी फिक्र करो, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। तो तृषा ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? तो रुद्र ने सार्थक की तरफ इशारा किया। रुद्र का इशारा समझकर सार्थक ने वो पैकेट रुद्र को दे दिया था। रुद्र ने उस पैकेट को तृषा को दिखाते हुए कहा, पहचान इसे, क्या है? उस पैकेट को देखकर तृषा के माथे पर पसीना आ जाता है। फिर उसने हिम्मत जुटा कर कहा, मुझे नहीं पता। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा जब इसका थोड़ा थोड़ा डोज तुम्हें रोज दिया जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा। तो तृषा ने कहा, रुद्र तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो रुद्र ने कहा, कर सकता नहीं हूँ, कर रहा हूँ, समझी। फिर रुद्र ने अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। वहीं तृषा उसके पीछे चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। रुद्र सीधा ऑफिस जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका था। आज अद्विका कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने रुद्र से कुछ नहीं कहा था कि वो कॉलेज जा रही है। अद्विका रेडी होकर नीचे पहुंचती है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी रुद्र ने कहा, तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने मुस्कराते हुए कहा, वो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम आज कहीं नहीं जा रही हो।
रुद्र के ऐसे सीधे मना करने पर अद्विका का पारा हाई हो गया था। उसने भी गुस्से में कहा, मैं कॉलेज जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकते हो। इतना बोलकर अद्विका बिना किसी की कोई बात सुने बाहर चली जाती है। अद्विका काफी गुस्से में थी और वो सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी प्रथम ने कहा, क्या हुआ रुद्र, तू उसे कॉलेज जाने से मना क्यों कर रहा था? तो रुद्र ने कहा, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद कॉलेज में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता तो सब उसे गलत नजरों से देखेंगे। मैं कुछ दिनों में हमारी शादी पब्लिकली अनाउंस करने वाला था, तब वो आराम से कॉलेज जा सकती थी। किसी की इतनी औकात नहीं होती कि कोई अद्विका को कुछ कह सके। तभी आदि ने कहा, भाई तो हमें भी भाभी के पीछे जाना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाएं। आदि की बात सुनकर सब हमें सिर हिला देते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। प्राची भी उन्हीं लोगों के साथ चली जाती है क्योंकि अद्विका गुस्से में प्राची को भी छोड़कर चली गई थी। अद्विका जब कॉलेज पहुंचती है तो सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, लेकिन अद्विका सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जब वो अपने क्लास की तरफ जा रही थी तभी रितिका और विवेक आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। रितिका ने अद्विका को देखकर ताना मारते हुए कहा, देखो तो कौन आया है, कॉलेज महान सती सावित्री बनने वाली अद्विका। रितिका की बात सुनकर अद्विका ने कहा, तुम अपनी ये बकवास बंद करो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रितिका ने कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। बड़ा सती सावित्री बनकर घूमती थी ना और दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाती थी। अब खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारा कैरेक्टर तो दूसरों से भी गिरा हुआ है, जो शादी से पहले माँ भी बन गई। आखिर तुम्हारे उस नाजायज बच्चे का बाप था कौन, ये पता है या ये भी नहीं पता? रितिका की बात सुनकर अद्विका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रितिका को थप्पड़ मार देती है। तो रितिका ने गुस्से में अद्विका पर हाथ उठाते हुए कहा, यू ब्लडी बिच। तो अद्विका ने रितिका का हाथ झटकते हुए कहा, सोचना भी मत, वरना तुम्हारी वो हालत होगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तभी विवेक ने आगे आते हुए कहा, क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर पाओगी और ना ही तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कुछ कर पाएगा। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ कॉलेज आने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। विवेक की बात सुनकर अद्विका ने कहा, ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं, मैंने किया क्या है? पहले मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, फिर तुम्हें देखूंगी। तो विवेक ने कहा, प्रिंसिपल से क्या बात करना है, वो भी तुम्हें यही कहेंगे जो मैंने कहा है। बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर घूम रही हो, जिससे हमारे कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है, इसीलिए तुम्हें कॉलेज से निकाला गया है। फिर विवेक ने अद्विका के पास जाकर धीरे से कहा, मैंने भी तुम्हें ऑफर दिया था, तुम मेरा ऑफर मान सकती थी। आई प्रॉमिस रानी बनाकर रखता तुम्हें और कॉलेज से भी नहीं निकाला जाता। वैसे ऑफर अभी भी है, तुम चाहो तो। विवेक की बात सुनकर अद्विका ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अद्विका के थप्पड़ मारने पर विवेक को भी गुस्सा आ जाता है। विवेक ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो अद्विका ने विवेक से कहा, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम गली के कुत्ते हो जो भौंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अद्विका के मुंह से अपने लिए कुत्ता सुनकर विवेक के गुस्से को हवा लग जाती है। उसने अद्विका को गुस्से में देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर विवेक चौहान को कुत्ता कहा, अब देख मैं सबके सामने तेरी क्या हालत करता हूँ। और फिर वो अपने कदम अद्विका की तरफ बढ़ा देता है। विवेक को अपने पास आते देख अद्विका अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी तो कोई पीछे से उसे थाम लेता है। जब अद्विका पीछे सिर घुमाकर देखती है तो 5 लोग मास्क लगाए खड़े हुए थे और प्राची भी खड़ी हुई थी। अद्विका उन लोगों को देखते ही पहचान जाती है। वहीं इस वक्त रुद्र की आंखें आग उगल रही थीं। रुद्र अद्विका को ठीक से खड़ा करता है और विवेक की तरफ घूर कर देखता है। एक पल के लिए विवेक रुद्र की आंखों में देखकर डर जाता है, लेकिन अपना डर बाहर नहीं आने देता। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रुद्र ने विवेक को देखकर कहा,
कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसे ही ठिकाने पर लगाने आया हूँ, और जो औकात भूल गए हैं उन्हें औकात दिखाने। तो अद्विका ने कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेती। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, वो तो दिख ही रहा है तुम कितना संभाल रही थी। अभी तक प्रिंसिपल और टीचर भी वहां आ गए थे, क्योंकि उन्हें इस तामसे के बारे में पता चल गया था। वो अद्विका को यहाँ से बाहर निकालने आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो रुद्र और बाकी सबको वहां देखकर चुपचाप खड़े हो गए थे। तभी आदि ने अद्विका को साइड ले जाते हुए कहा, आप रहने दीजिए भाई, हैंडल कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ खड़े होकर एंजॉय कीजिए। आदि की बात सुनकर अद्विका उसकी बगल में खड़ी हो जाती है। तभी विवेक ने रुद्र को देखकर एटीट्यूड में कहा, कौन है तू? लगता है तू मुझे नहीं जानता, इसीलिए इतनी अकड़ में मेरे सामने खड़ा है। अगर मैं चाहूं तो तेरी ये अकड़ 1 मिनट में निकाल दूंगा। तो रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, तो निकालना रोका किसने है? रुद्र की बात सुनकर विवेक गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो रुद्र को छू पाता, वो जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। पलक झपकते ही रुद्र ने उसे धराशाही कर दिया था। विवेक जैसे तैसे करके फिर से उठता है, तो इस बार भी वो जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। फिर रुद्र ने अपने पंजों के बल बैठते हुए कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी परछाई को भी छू सके, और जिसे तूने हाथ लगाने की कोशिश की वो तो मेरी जान है, जिसे छूने के बारे में ही सोचकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तो विवेक ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आखिर तुम हो कौन? और शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रुद्र ने कहा, तू कुछ नहीं है, और ना ही तेरा बाप कुछ है, और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तभी रुद्र ने अपना मास्क निकालते हुए कहा, क्योंकि रुद्र सिंह ओबरॉय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुझ जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं। रुद्र को देखकर तो जैसे विवेक की जान ही सूख गई थी। उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी रुद्र खड़ा हो जाता है। तभी विवेक ने रुद्र के पैर पड़ते हुए कहा, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। विवेक को ऐसे रुद्र के पैरों में गिड़गिड़ाते देख सब लोग हैरान थे, और जब लोग रुद्र को देखते हैं तो और भी ज्यादा हैरान थे। तभी आदि ने विवेक के पास आकर कहा, अब तेरे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने जो भाभी के साथ किया है उसकी सजा तुझे तो जरूर मिलेगी। तो विवेक ने आदि के पैर पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विवेक के पैर पकड़ने पर आदि ने अपने पैर छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहा है? अबे मेरे पैर छोड़, और ये माफ करने वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इनफैक्ट हम में से किसी का नहीं है। तुझे तो सजा मिलकर ही रहेगी, आखिर तूने भाभी के साथ बदतमीजी जो की है। तभी रुद्र ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, सुना है आपने मेरी बीवी को कॉलेज से निकाल दिया है, क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? रुद्र को देखकर प्रिंसिपल की हालत पहले ही खराब थी, और अब उसका सवाल सुनकर उनकी हालत और भी ज्यादा पतली हो गई थी। वहीं बाकी लोग तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रुद्र की बीवी है कौन, अद्विका या प्राची, क्योंकि प्राची रुद्र और बाकी सबके के। तभी रुद्र ने एक बार फिर प्रिंसिपल से कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है। तो प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, क्या आप मेरी कैबिन में चल सकते हैं मिस्टर ओबरॉय? प्रिंसिपल को डरते देख सब शॉक थे। तभी रुद्र प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ जाता है, और प्रिंसिपल उसके पीछे चल देता है। वहीं विवेक अभी भी जमीन पर ही बैठा हुआ था, और ऋतिका उन लोगों को आंखें फाड़कर देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, है यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये आवाज आलिया की थी, क्योंकि आज वो लेट कॉलेज आई थी। यहाँ इतना सारा ड्रामा हो गया था, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तभी आलिया वहां पहुंच जाती है। सबको वहां देखकर वो थोड़ी सरप्राइज थी। तभी उसने प्रथम को देखकर स्माइल करते हुए कहा, हे अजीजू। तो प्रथम भी हाय बोलकर वहां से आगे बढ़ जाता है, और बाकी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। रुद्र प्रिंसिपल के सामने किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वहीं प्रिंसिपल की तो हालत ही खराब थी, वो बस डरते हुए रुद्र को देख रहा था। तभी रुद्र ने कहा,
क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अद्विका को कॉलेज से क्यों निकाला? तो प्रिंसिपल ने कहा, वो प्रेग्नेंट थी। तो रुद्र ने कहा, तो इसमें कॉलेज से निकालने वाली कौन सी बात है? तो प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, क्योंकि हमें लगा था कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी वजह से कॉलेज का माहौल खराब होता। तो रुद्र ने कहा, क्या आपने उससे पूछा था कि उसकी शादी हुई है या नहीं, या फिर आपने अपनी मर्जी से ही फैसला ले लिया? रुद्र की बात सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओब्रॉय, हमें पता नहीं था और ना ही हमने अद्विका से पूछा था, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो रुद्र ने कहा, होनी भी नहीं चाहिए, जिस दिन गलती हुई उस दिन आप और ये कॉलेज दोनों ही नहीं रहेंगे। रुद्र की धमकी सुनकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आ जाता है। फिर उन्होंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अब फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रुद्र ने कहा, फिक्र मुझे नहीं आपको है, मैं तो बस यहाँ बात करने आया था, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको सजा देने वाला हूँ। फिर रुद्र ने उठते हुए कहा, खैर इस बार आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, थैंक यू मिस्टर ओब्रॉय। प्रिंसिपल से बात करने के बाद रुद्र बाहर आता है तो देखता है सब वहीं खड़े हुए थे। तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्या कहा? तो रुद्र ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो अद्विका ने मुस्कराते हुए कहा, यही कि मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पढ़ूंगी। तो रुद्र ने कहा, वेरी गुड, काफी अच्छे से जान गई। तो अद्विका ने कहा, इसमें जानना क्या है, मुझे अच्छी तरह से पता है आपने उन्हें अपनी इन खतरनाक आंखों से डराया होगा, इसलिए वो डर गए। तो आदि ने कहा, क्या बात है भाभी, आपने तो अंदर का पूरा माहौल समझा दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। तभी रुद्र ने कहा, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो चले, या फिर तुम्हें भी आज की क्लास अटेंड करनी है? तो प्रथम ने कहा, नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, चल रहे हैं चल। फिर रुद्र ने अद्विका के फहद पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। वहीं प्रथम ने प्राची से कहा, शाम को मिलते हैं, और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें विवेक खड़ा मिल जाता है। विवेक को देखकर आदि ने कहा, इसका क्या करना है भाई? तो रुद्र ने कहा, इसकी गलती की सजा इसके बाप को मिलेगी, और अगर बाप को सजा मिलेगी तो बेटा खुद ब खुद सजा भुगतेगा। तो विवेक ने कहा, सर मैंने जो गलती की है उसके लिए माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अद्विका को अपनी बहन की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। तो आदि ने मुस्कराते हुए कहा, वाह बेटे, काफी जल्दी प्रोग्रेस कर गए। वैसे ये प्रोग्रेस तुम्हारे लिए काफी अच्छी रहेगी, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो, बहुत जल्द आगे बढ़ जाओगे। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अद्विका, प्राची और आलिया तीनों खुशी खुशी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी रितिका ने कहा, तुम तो शेर से भीगी बिल्ली बन गए, वैसे तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ, तुम्हारी सारी की सारी अकड़ और पौवर धरी रह गई। तो विवेक ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो खुद को मौत के मुंह में धकेल दूंगा। अरे उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो मुझे मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता, और मेरी लाश भी मेरे घर वालों को नसीब नहीं होती। इसीलिए भलाई इसी में थी कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूं। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहती हो तो अद्विका से दूर रहो। इतना बोलकर विवेक वहां से चला जाता है। विवेक के जाने के बाद रितिका ने खुद से कहा, इतनी आसानी से तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, अब उसके जरिए मैं उसके घर तक पहुंचूंगी और उनमें से किसी एक से शादी करूंगी। अद्विका, प्राची और आलिया अपने क्लास में बैठे हुए थे। तभी विवेक ने उनके पास आकर कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो सिस्टर तो मुझे बोलना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना। विवेक का बदला हुआ रूप देखकर वो तीनों हैरान थीं। तभी अद्विका ने मुस्कराते हुए कहा, जी नहीं भैया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाए और हमें भी आराम से बैठने दीजिए। अद्विका की बात सुनकर विवेक चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी रितिका भी जाकर विवेक के साथ बैठ जाती है। रितिका की नज़र अद्विका पर ही थी और क्लास के बाकी के लोग भी उन्हें ही देख रहे थे।
अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अद्विका से कुछ भी कह सके। कॉलेज के बाद अद्विका और प्राची बाहर खड़े हुए थे, ऑलमोस्ट लोग जा चुके थे। वहीं विवेक उन लोगों से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था। तभी रुद्र और प्रथम की गाड़ी वहां आकर रुकती है तो अद्विका और प्राची जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद विवेक भी वहां से चला जाता है। गाड़ी में रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, कल मैं हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस करने वाला हूँ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, लेकिन अचानक से क्यों? आपने तो कहा था हम किसी को नहीं बताएंगे। तो रुद्र ने कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है लोगों को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए कल मैं अनाउंस करने वाला हूँ, तो तुम रेडी रहना। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।